बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक मशहूर कौल है, जब जंग होती है तो सबसे पहला कत्ल सच्चाई का होता है। इसी तरह बरतानिया के वज़ीर आज़म विल्सन चर्चिल ने दूसरी जंगी अज़ीम की पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए एक तारीख़ी जुमला कहा था कि जो कौम अपने किए का बोझ उठाने से एहतराज़ करती है तो वो फतह याब भी नहीं हो सकती। साल रवां 2020 में पाकिस्तान और इंडिया के माबीन 1999 में होने वाली कारगिल जंग को गुज़रे 21 साल का अरसा गुज़र चुका है। इस पर बहुत सी सच्चाइयों पर झूठ के पर्दे डाले गए और कहीं इसकी नाकामी का मलबा किसी और पर डालकर बरीउल-ज़मा हुए। मज़ीद बरआं एटमी तजर्बों के बाद की सूरत हाल को यकसर तब्दील होने वाले इस वाक़ये ने उस मफरूज़े को भी गलत साबित कर दिया कि जौहरी असले से लेस रियासतों के दरमियान कन्वेंशनल वार नहीं हो सकती। आज हम उस वाक़ये की उन सच्चाइयों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तान की तारीख़ पर अनमिट निशान सब्त कर दिए थे। दोस्तों, इस कारगिल जंग का मुख्तसरन खुलासा ये है कि पाकिस्तान की नादरन लाइट इन्फेंट्री दस्ते ने रियासत जम्मू और कश्मीर के छोटे से कस्बे लेकिन दो मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक हवालों से एक अहम कस्बा कारगिल की बुलंद चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में एक जंग लेकिन मुख्तसर मुद्दत और मखसूस इलाके में हुई, जिसके बाद पाकिस्तान फ़ौज को बदकिस्मती से पसपाई इख्तियार करना पड़ी और आखिर कारगिल की पोजीशन अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। लेकिन इस जंग की वजह से पाक भारत ताल्लुकात की सिमत और आलमी बिरादरी में हमेशा के लिए पाकिस्तान पर एक मखसूस शनाख्त सब्त हो गई। दरअसल कारगिल इशू पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, अपोजिशन, फ़ौजी क़यादत के माबेन एक सफ़े पर ना होने की भी वजह भी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और इंडिया के उस दौर के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया था, जिसे पाकिस्तान आर्मी के कुछ मुहिम जो जर्नलों ने सिविल क़यादत की जानब से इंडिया और पाकिस्तान के जहरीत में कमी की पॉलिसी को पसंद नहीं किया था और शायद इसकी वजह 1984 में इंडिया का ऑपरेशन मैकदावत था, जिसका नतीजा सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय कब्ज़े की शक्ल में सामने आया। इस पर पाकिस्तान फ़ौज के कुछ बरंगेख्ता जनरल्स ने बाकायदा एक मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया था। बाद तजिया निगारों की राय में कारगिल पर हमले के मंसूबे के ब्लूप्रिंट पहले भी तैयार करके सिविल हुकूमतों को पेश किए जा चुके थे, लेकिन 1998 में परवेज़ मुशर्रफ की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती के बाद इस ऑपरेशन कोहे पैमा का नाम तजवीज़ किया गया। वैसे भी कारगिल पर हमले का मंसूबा परवेज़ मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड था, जिसे वो बहुत अरसा पहले अपने जहन में खाका सजाए बतौर ब्रिगेडियर फ़राए सर अंजाम दे रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ समझते थे कि इस ऑपरेशन कोहे पैमा के ज़रिए सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय कब्ज़े की सुबकी जो उनको 1984 में हुई थी वो भी दूर हो जाएगी और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर अहमियत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से एक तज्ज़िया ये किया जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को 4 जर्नलों ने धोखाबाजी पर मुबनी ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म को बेखबर रखते हुए पाकिस्तान फ़ौज को अक्टूबर 98 में, जब वो दो ममालिक की हुकूमतें लाहौर मुआहदा की मनसूबाबंदी कर रही थीं, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को अबूर करके कारगिल की उन चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया जिसे सर्दियों में इंडियन फ़ौज खाली कर दिया करती है।
لیکن پرویز مشرف نے اپنی یادداشت قلم بند کرتے ہوئے کارگل کے معاملے پر لکھا کہ وزیر اعظم نے اپنی اوسط صلاحیتوں کو ظاہر کیا اور فوج اور مجھ سے ٹکراؤ کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن دوسری طرف کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب وٹنس ٹو دا بلنڈر میں اس بات کا انکشاف کیا کہ اس آپریشن کے حوالے سے باقاعدہ حصہ لینے والے بہت سے آفیسرز کے انٹرویو کیے اور ان انٹرویوز کو ضبط تحریر کیا۔ کرنل اشفاق حسین ISPR کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے اس آپریشن کے حوالے سے بہت سے انکشافات کیے، جن میں سے پہلا بات انہوں نے یہ کہی کہ کارگل آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ میجر جنرل جاوید حسن تھے۔ اس نے جنرل محمود، کور کمانڈر راولپنڈی، جنرل عزیز اور جنرل پرویز مشرف کو کنونس کیا اور اس کے بعد چند جرنیلوں کے ایما پر یہ آپریشن کا آغاز ہوا۔ وہ ایک اہم واقعہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ 18 دسمبر 1998 کو پہلی مرتبہ پاکستان فوج کے کیپٹن ندیم اور کیپٹن علی اور حوالدار لالک جان نے LOC کو عبور کیا، دشمن کے علاقے میں گئے، تمام صورتحال کا جائزہ لے کر پھر وہ واپس آ گئے۔ پھر 28 مارچ 1998 کو جنرل پرویز مشرف بذریعہ ہیلی کاپٹر لائن آف کنٹرول کو عبور کرتے ہیں اور دشمن کے علاقے 11 کلومیٹر کے اندر تک وہ چلے گئے اور وہیں ذکریہ مستقر کے مقام پر کرنل شبیر حسین کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور پھر واپس آ گئے۔ مئی کو کارگل آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ ابتدائی کامیابی پاکستان فوج کو اس لیے بھی حاصل ہو رہی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی دشمن نہ تھا، کیونکہ انڈین فوج ایک ریکگنائزڈ طریقہ کار سے سردیوں میں چونکہ چوکیاں خالی کر کے نیچے اتر جاتی ہے اور پاک فوج نے اسی وقت کا انتخاب کیا کہ جب چوکیاں خالی ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے جرنیلوں کا خیال تھا جون سے پہلے دشمن کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ پاک فوج نے ان کی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ایک ایکسیلنٹ منصوبہ تھا اور یہ ایک ایکسیلنٹ منصوبہ اس وقت تک تھا جب وہاں پر انڈین فوج موجود نہ تھی۔ ستم تو یہ ہوا کہ جن جوانوں اور افسران کو وہاں بھیجا گیا انہیں بتایا تک نہ گیا کہ وہ کن مقاصد کے حصول کے لیے اب وہ وہاں جا رہے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی جو صورتحال خراب ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہاں بہت سے افسران وہاں جا کر ان کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ کن مقاصد کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ بہرحال اس آپریشن کوہ پیما میں NLI کے علاوہ 31 آزاد کشمیر ریجمنٹ، 24 سندھ ریجمنٹ، FF کے علاوہ توپ خانے نے حصہ لیا۔ کرنل اشفاق حسین نے اس واقعے کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے ایک یادداشت رقم کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی دشمن کسی کی بے مثال بہادری اور جرت کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کارگل آپریشن میں کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے ان کی جمع مردی اور بہادری اور حوصلے کی دشمنوں نے بھی داد دی۔ ہندوستانی فوج کے بریگیڈیئر MPS باجوہ جو کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کے چشمدید ہے، وہ کہتا ہے کہ باقی جو لوگ تھے جو لڑنے والے تھے وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھے، لیکن ایک نوجوان جو ٹریک سوٹ میں تھا اور دوسرا ایک اور شخص تھا جس کا نام بعد میں میجر اقبال معلوم ہوا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق 12 NLI سے تھا۔ اس نے کمال جرت بہادری سے انڈین فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے کئی انڈین جوان مار گرائے اور بہت سے آفیسرز کو زخمی کیا۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتا ہے کہ اس نے مشرقی پاکستان سیکٹر پر اپنے فرائض سر انجام دیے، لیکن شیروں کی طرح لڑتے ہوئے اس طرح کسی کو نہ دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے حیرانگی کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب بھی پاکستانی فوج ہماری بمباری سے ادھر ادھر بکھر جاتی تو یہ ٹریک سوٹ میں ملبوس یہ نوجوان انہیں ہر بار دوبارہ اکٹھا کرتا، انہیں لیڈ کرتا ہوا دوبارہ حملہ آور ہوتا، اور یہ حملہ اس قدر شدت سے ایک بار اس نے کیا کہ تیسری بار وہ ہمیں دھکیلتا ہوا انڈین چوکی تک واپس لے گیا۔
कर्नल इशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर कैप्टन के बारे में कैप्टन शेर खां के बारे में बताया कि शेर खां एक बार कारगिल की चोटियों तक पहुंच गया था, लेकिन जब उसे दोबारा वापस बुलाया गया तो वापस आते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज की वर्दियां, एमुनेशन भी वो साथ ले आया, और लेकिन उसे दोबारा टाइगर हिल्स की चोटियों तक पहुंचने का हुक्म दिया। तो वो 4 जुलाई 1999 को वहां पहुंचे और वहां पहले से 3 पाकिस्तानी पोस्टें कायम थीं, जिनका नाम 129A, 129B, 129C, जिनका खुफिया नाम करीम, काशिफ और वकील रखा गया था। भारतीय फ़ौज ने अगरचे ए और बी की पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन सी उनके लिए दर्द सर बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ कैप्टन कर्नल शेर खां मौजूद था। हिंदुस्तान की बड़ी तादाद में फ़ौज उस वादी में डिप्लॉय थी, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खां ने आखिरी गोली और आखिरी कतरे तक लड़ने, खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का अज़म लिए हुए था। पीछे हटना या पसपा होना उसको अपनी वो बेइज्जती समझता था। वहाँ इंडियन की एक जर्नलिस्ट ने भी इस हवाले से बात की, और वो कहती हैं कि ये समझते हैं कि ये उनका सुसाइड मिशन था। ये एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने अपने इस मकाम पर बाजी पलट दी थी, और इंडियन फौजी गोपाल सिंह ने अपनी मशीन गन से पूरा उस पे सीने पर ब्रस्ट मारा और कैप्टन कर्नल शेर खां उधर ही गिर गए। इस मार्के में काम आने वाले पाकिस्तान जवानों को वहीं दफन किया गया, लेकिन इस नौजवान की बहादुरी से ब्रिगेडियर बाजवा इस कदर मुतासर हुआ कि उसने उसकी बॉडी नीचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर मंगवा ली। उसने कैप्टन कर्नल शेर खां ने के हवाले से कर्नल इशफाक हुसैन कहते हैं कि उसने शहादत से एक दिन पहले तमाम जवानों को, फ़ौजियों को इकट्ठा करके फ़लसफ़े शहादत पर तकरीर की, और अगले दिन सुबह 5 बजे नमाज अदा की। वहाँ उनके साथ मेजर हाशिम भी मौजूद थे। भारतीय फ़ौज ने सुबह ही से बमबारी शुरू कर दी। दोनों मुतहरक अफवाज इस कदर करीब आ गई कि दस्त बदस्ता लड़ाई शुरू हो गई। कैप्टन कर्नल शेर खां एक चट्टान की तरह डटा हुआ था, लेकिन अचानक दुश्मन की तरफ से आने वाला एक ब्रस्ट ने उसको ज़मीन पर गिरा दिया। इंडियन फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को श्रीनगर ले आए, फिर दिल्ली ले गए, और बकौल इंडियन आर्मी उन्होंने दिल्ली से जब पाकिस्तानी फ़ौज को पैगाम भेजा तो बकौल इंडियन आर्मी के कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी, उन्होंने पैगाम दिया कि वो कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी ले जाए। तो पाकिस्तान की तरफ से पहला रद्द अमल बड़ा अजीब था। उन्होंने अक्सर इनकार करते हुए कहा, पाकिस्तान आर्मी ने तो इस कारगिल जंग में शिरकत ही नहीं की, तो ये बॉडी वो क्यों लेके जाएं। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से उसकी शनाख्त बताने पर बड़ी तजब्जुब से उसकी बॉडी रिसीव की गई। अल्लाह ने कैप्टन कर्नल शेर खां की किस्मत में एक अजीम मर्तबा लिखा हुआ था। ब्रिगेडियर बाजवा ने एक उसकी तारीफ़ी ख़त जो कैप्टन कर्नल शेर खां के हवाले से था वो उसके कपड़ों में डाला, और वो उसकी ही एतराफ़ी ख़त पर कैप्टन कर्नल शेर खां को निशान हैदर से नवाजा किया। और उसका भाई भी अनवर शेर ने भी कहा कि उनका दुश्मन भी बुज़दिल न था, क्योंकि उसने एलानिया अपने दुश्मन कैप्टन कर्नल शेर खां की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए ख़त लिखा। कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी 18 जुलाई 1999 को कराची लाई गई, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको आबाई गाँव नोए किले सवाबी में हज़ारों लोगों ने अश्कबार आँखों से सुपुर्दे खाक किया। कैप्टन कर्नल शेर खां पश्तो में एक शेर कहा करते थे, और वो अपने हुब्बुल वतनी में इस कदर सरशार थे कि वो कहते थे कि अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए, लेकिन वो अपने वतन की एक मुट्ठी भर मिट्टी के एवज़ उसे कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह इस मार्के में हवालदार लालिक जान शहीद ने भी दादे शुजात देते हुए शहादत के आले मर्तबे पर फैज़ हुए, उन्हें भी निशान हैदर से नवाजा किया। हम अगली इस सिलसिला को हम शुरू करेंगे, और इसका जो अगली किस्त है वहाँ हम जनरल शाहिद अज़ीज़, नसीम ज़ोहरा की किताब और कुछ और वो फैक्ट्स जिनका अभी तक किसी को इल्म ना था, जिन हक़ाइक़ को छुपाया गया, उस पर हम बात करेंगे। तो मुंतज़िर रहिए अगले एपिसोड के लिए।
تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں.